वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IS स्क्वायर। आज के इस वीडियो में हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसमें हम वीकली न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मेंस के लिए जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो इधर विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर मेंस आंसर राइटिंग, और उसमें या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, फर्दर पॉइंट्स, वो उसके साथ ये कैटर करेगा कि आप उन डेटा को, उसमें बहुत सारे हमें इंपॉर्टेंट आंकड़ों को देखेंगे, डेटाज को देखेंगे। उसके अलावा जो प्रीलिम से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स न्यूज़पेपर में रहेंगे, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में हो या फिर द हिंदू में हो या फिर जनसत्ता में हो, इन तीन न्यूज़पेपर को मुख्यतः हम फॉलो कर रहे हैं। इन तीन न्यूज़पेपर में जो भी वीकली करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको हम डिस्कस करने वाले होंगे। ये सेशन हमारा वीकली चलेगा जिसमें हम इस प्रकार से न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे। ये आपके बीपीएससी के लिए, खास करके उसके प्रीलिम्स और उसके मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या फिर आप यूपीएससी के लिए भी देख रहे हैं उसके लिए, इंटरव्यू के लिए भी आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी 78 के रिजल्ट आने वाले हैं, उसका इंटरव्यू होगा, और 21 का मेंस आंसर राइटिंग होगी, उसके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस करंट अफेयर के नए सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका वीकली होगा। सो द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द प्रोटेस्ट टेस्ट। अब जैसा कि हम आजकल न्यूज में देख रहे हैं कि लद्दाख में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। अब इस बारे में इस एडिटोरियल में क्या डिस्कस किया जा रहा है, पहले हम उस क्रक्स को समझेंगे, और उसके बाद वो हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हमें क्या उनसे सीखना है, एग्जाम आंसर राइटिंग के लिए किस प्रकार से उसको यूज करना है, ये हम इसमें देखने वाले हैं। सो द नेशनल कन्वर्सेशन अराउंड द एब्रोगेशन ऑफ 370, मतलब ये कह रहा है कि जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, जो यहाँ पर 2019 अगस्त में इसे जब हटाया गया, और उसके बाद की जो भी चीजें हुई, जो पूरा कॉन्वर्सेशन रहा वो उसी समय से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में रहा है कि कैसे एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, दूसरा वहां के पॉलिटिकल लीडर को डिटेंशन में किया गया, डिटेंशन लाया गया, और उसके बाद इलेक्शंस के लिए आगे बढ़ा गया, एंड द डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, और राज्य की जो उनकी पिछली स्थिति थी, कंडीशन थी, स्टेटहुड को रीस्टोर करने की ये जो डिमांड है, ये सारी चीजों के बारे में ये नेशनल कन्वर्सेशन उस समय के बाद से भी चल रहा है, और खास करके अभी ये मुख्य हमारा मुद्दा रहा है। द पॉलिटिकल स्टोरी हैज अनफोल्डेड समवॉट डिफरेंटली इन लद्दाख। अगर हम राजनीतिक इतिहास या कहानी के रूप में देखें तो लद्दाख के बारे में कुछ अलग ही चीज हमें समझ में आती है कि एक ऐसा क्षेत्र था जो श्रीनगर और जम्मू से अलग हुआ 2019 में, और अब एक प्रोटेस्ट के द्वारा काफी ज्यादा ये प्रभावित है। एटलीस्ट उसमें दिया ये जो संख्याएं हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या हुआ। हंगर स्ट्राइक हुई, वैंडलिज्म हुआ, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, वायलेंस हुआ, ये सारी चीजें हमने देखी। बट एक चीज ये है कि इसमें कह रहा है कि वायलेंस और जो भी इस प्रकार की चीजें हुई वो स्ट्रांगली condemnable है and should not be allowed to overshadow the unique trajectory and the broader place Ladakh has in India's national security and imagination। कि लद्दाख का अगर हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देखें, अगर लोकेशन देखें, तो वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर इस प्रकार के लेवल पर इस वायलेंस और ये सारी चीजें होना हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो इसमें हमें गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी लॉ ब्रेकर्स हैं उन्हें उसका ड्यू प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, और जो भी चीजें हैं उन्हें वो देखना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक दे शुड टॉक टू देम, लाइक व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या वो डिस्कस कर रहे हैं, क्या उनके डिमांड्स हैं, जो हमने शुरू में ये डिस्कस किया कि द प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ लद्दाख both explicit and implicit in 2019 was that their cultural, ecological and linguistic heritage would be protected। अब देखिए एक बात ये हम देखते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, अगर हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं, चाहे वो अभी लद्दाख की बात करेंगे या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में हम बात कर रहे होंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में भी अगर हम बात कर रहे होंगे, तो इस प्रकार के फैक्ट्स को हमें ध्यान देना है। क्या कि उनका मुख्य मुद्दा था कि उनका सांस्कृतिक, इकोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जाए। सेंटर की जो नोटिफिकेशन जून में इस साल आती है, जिसमें डोमिसाइल बेस्ड रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब की बात की जाती है, रिकॉग्निशन ऑफ लोकल लैंग्वेज की बात की जाती है, एक जो स्टेप्स थे वो काफी सही दिशा में थे कि जो उनके डिमांड्स थी 2019 के बाद से प्रिजर्व करने की, उनकी लिंग्विस्टिक हेरिटेज, इकोलॉजिकल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज को, उसके डायरेक्शन में ये था। लेकिन अगर इस
इस दिशा में अभी भी बहुत सारे काम किए जाने थे। जैसे हम देखते हैं कि अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो उसमें डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में हमने देखा है। यहाँ पर यही बात की जा रही है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LADH को उस प्रकार से पावर का डिवोल्यूशन नहीं हुआ है। ये एक मेजर कंसर्न था वहां पर, क्योंकि जब यूनियन टेरिटरी है तो उनके लिए एक अलग प्रोविजन है कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स होंगे। हालांकि उनको डिवोल्यूशन ऑफ पावर इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। और क्वेश्चन जो भी है लैंड ओनरशिप रिगार्डिंग वो अभी भी बना हुआ है। लार्ज स्केल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें भी क्या किस प्रकार के सिचुएशंस होंगे वो भी अनआंसर्ड हैं। तो इस प्रकार से ये सारी जो मुद्दे थे, ये सारे जो डिमांड्स थे, ये आगे बढ़ते गए। और एक स्टेटहुड के लिए इसमें इंक्लूजन हो गया कि जो हमें स्टेटहुड फिर से लाना है, 6 शेड्यूल के अंदर लाए जाने की बात की जा रही है। Then Merida's demand for representation and autonomy to preserve a culture and environment that is an essential and unique part of this country's tapestry. तो हम देख रहे हैं कि लद्दाख के अंदर मेजर इश्यूज ये थे। अब अगर कारण पूछेगा तो आप अलग अलग पॉइंट्स में ये बता सकते हो कि उनके कारण में क्या क्या थे। हमें न्यूज को केवल इकट्ठा नहीं करना है, हमें अपने आंसर राइटिंग के लिए इसको तैयार करना है कि किस प्रकार से हम अपने मेंस आंसर राइटिंग को इसको इंप्रूव कर सकते हैं इनमें से फैक्ट्स निकालकर। अब देख सकते हैं कि जबकि दिया है नियरली ऑल यूटीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सोशल ग्रुप, द लेह एपेक्स बॉडी है या फिर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, मुस्लिम बुद्धिस्ट, सारे लोगों ने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। रीजन क्या था? और ये कह रहा है कि ये रीजन एनफ है कि सेंटर को इसके बारे में बात करनी चाहिए, एक रीजनेबल एकोमोडेशन के साथ एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, है ना। इस प्रकार से एक जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन सच एज दोज टेकन बाय वन ऑफ द प्रिंसिपल फेसेस ऑफ एजिटेशन, एडुकेटर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के बारे में दिया है कि अनसरप्राइजिंग, कि उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए वो कोई सरप्राइजिंग नहीं है। ये ऐसा एडिटोरियल का मानना है कि सरकार को इनके साथ टॉक्स और नेगोशिएशन करने चाहिए, इसको नहीं ये करने चाहिए। तो कह रहा है कि लद्दाख इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रंटियर बॉर्डरिंग पाकिस्तान एंड चाइना। इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन काफी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पिन पॉइंट है। इन वॉर एंड पीस इट्स पीपल हैव स्टूड स्टेडफास्टली बाय द कंट्री, कि जब भी युद्ध रहा है या फिर शांति बनाए रखने की बात रही है या युद्ध रहा है, यहाँ के लोगों ने देश के साथ काफी अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई है। सो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये सारी चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो इस टॉपिक के बारे में इसमें यही दिया हुआ था कि हमें उनका मेजर कंसर्न क्या है, रीजन क्या है, सरकार को इस बारे में क्या करना चाहिए, क्यों हो रहा है, तो ये इस टॉपिक के अंदर था। आइए देखते हैं दूसरा, द सऊदी पाकिस्तान डील्स अपेंड्स इंडियाज स्ट्रेटेजिक थॉट। अब इसमें हम देखते हैं कि अभी हाल में न्यूज में रहा था ये कि सऊदी और पाकिस्तान ने एक डील की है। क्या है उस डील के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एक कंक्लूड होने वाला है, जो किसके किन के बीच में होगा, तो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में। फाइनली हम एक चीजें ये देख लेते हैं कि ये क्या है। भारत, अब इनसे भारत को क्या सीख लेनी चाहिए या भारत का इस पे क्या रिएक्शन होना चाहिए, ये पार्ट हमारे काम का जो है यहाँ पे, कि क्या है मैसेज इंडिया के लिए इस प्रकार के डील में। तो पहले डील के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर दिया है कि एक छोटा सा कह सकते हैं प्रीकैप में दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का रिलेशन कैसा रहा है, वो देख लेते हैं। कि इंडिया हैज मोबिलाइज्ड अ ग्लोबल डिप्लोमेटिक एफर्ट टू आइसोलेट पाकिस्तान को डिप्लोमेसी के रूप में, उसे अलग करने के रूप में ग्लोबली काफी ज्यादा वो स्टेप्स लिए इंडिया ने। Following the April 25 terror attack in Pahalgam, Jammu Kashmir, which led to largest military exchange between two countries since 1971. अब इसके बाद ये भी कह रहा है कि एक एम था इंटरनेशनली क्वारंटाइन करने का पाकिस्तान को, लेकिन वो क्या हो गया, कम पड़ गया, वो ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान ने एक अनदर डील अभी शामिल की है इस्लामाबाद में, ये हम कह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भी हमने लॉन्च किया, मिलिट्री टारगेट, टेररिस्ट कैंप्स को मिलिट्री टारगेट बनाया, वहां पर हमने ये किया। डिप्लोमेट्स फ्रॉम सऊदी एंड ईरान वर इन न्यू दिल्ली एज मिसाइल्स बिगन टू फ्लाई अक्रॉस द बॉर्डर। उनके डिप्लोमेट्स हमारे यहाँ भी थे जब ये सारी घटनाएं, ऑपरेशन सिंदूर जो थी, ऑपरेशन जब हो रहा था तब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज इन रियाद ऑन एन ऑफिशियल विजिट ड्यूरिंग द पीरियड एंड had rushed back to India due to terror strike। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि जिस देश के साथ पाकिस्तान ने अभी अपना एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया, ये दोनों देश के जो टॉप मोस्ट लीडर्स थे वो एक दूसरे देश में थे। फिर किस प्रकार से ये सारी चीजें हुई हैं वो हम देखेंगे। इसमें हमें देखना है कि क्या है भारत के लिए सीखना, कि द चैलेंज रेज्ड बाय द सऊदी Pakistan formalization for the centrality of Islamic bomb, a term coined by Pakistani press in early 1980s, may not be immense, but is a trailer of how the geopolitical chessboard is being stacked.
इसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से, देखिए फंडामेंटल्स जो हैं इनमें काफी ज्यादा सॉलिड हैं। क्यों ये दो कंट्री जो हैं आपस में एक साथ बातें कर रहे हैं, आपस में डील कर रहे हैं, स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन पर साइन कर रहे हैं। बियॉन्ड द सरफेस अगर हम देखें, द सऊदी और पाकिस्तान पैक्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मल्टीपल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंटरनेशनल ऑर्डर। अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बहुत सारे इस चीजों में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनमें ये दोनों देश अपने आप की स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देयर इज फॉल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज bulging outreach to West Asia that an institutional wedge can be installed between Islamabad and Arab states। ऐसा माना जा रहा है, मतलब इस एडिटोरियल के अनुसार ऐसा ये मान रहा है कि इंडिया का वेस्ट एशिया के तरफ जो बढ़ता हुआ आउटरीच है, ये जो रीच बढ़ रहा है, ये है ऐसा नहीं। ये बायलैटरल्स जो हैं बेस्ड ऑन इस्लाम आइडियोलॉजी हैं, थियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे हैं जो दोनों देशों के बीच में हैं। इन सऊदीज एंड पाकिस्तान केस इट इज फर्दर स्ट्रेंथनिंग अराउंड सुन्नीज्म, क्योंकि दोनों में जो पॉपुलेशन आप देखोगे, जिस विचारधारा या जिस पंथ को ये मानते हैं, इस्लाम के अंदर भी दोनों जगह सुन्नी के रूप में है। सो द फंडामेंटल ऑफ दिस रिलेशनशिप आर अनब्रेकेबल। दूसरा अगर हम देखें, रियाद इज नाउ चेजिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, आप समझिए रणनीतिक स्वायत्ता, कि वो स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा डिपेंडेंट किसी एक कंट्री पर ना हो किसी भी चीज के लिए। ये हर एक देश की अपनी डिप्लोमेसी होती है। रियाद भी उसी मल्टीपोलरिटी के बारे में डिस्कस कर रहा है, उसी मल्टी अलाइनमेंट के बारे में बात कर रहा है और उस हिसाब से अपने डिप्लोमेटिक पॉलिसी को वो शेप दे रहा है। All stated foreign policy aims and theories India wishes to implement as its core tenet to become a major power। तो सब देश कर रहे हैं, तो ये ब्लूप्रिंट जो है इस प्रकार से एस्पिरेशन है बहुत सारे देशों का कि हमें इस प्रकार के मल्टी फेसेटेड, मल्टी पोलरिटी, मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी होनी चाहिए, और ये हर देश, हम भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से उनका है। तो ये दोनों उनके बीच में डील होने का ये रीजन है। अब आगे देखते हैं इंडिया के लिए क्या इसमें और था, ये हमने समझाया आपको कि that it is culturally risk averse strategic thought and slow pace at which this is changing. The Indian leaders needs to onboard risk that come with both the embrace and mobilization of power. India risks losing traction if fence setting remains the chosen path and there is an adoption of an idealistic view of playing the role of chief pacifist, so-called स्ट्रेटेजिक चॉइस। कह रहा है कि अगर भारत को ऐसा ही करना है कि वो बस बैठ के देखते रहना चाहता है कि दो देशों के बीच में किस प्रकार से डील हो रही है, उसमें हमें स्टेप्स लेना है कि नहीं लेना है, हमारी क्या इसमें डिप्लोमेटिक पॉलिसी होनी चाहिए, इसमें इंडिया को वो रोल प्ले करना होगा। अदरवाइज एक जो आइडियलिस्टिक व्यू है कि एक चीफ पैसिफिस्ट का हम रोल प्ले करें, वो उससे होगा नहीं। तो वर्ल्ड इज बीइंग रीशेप्ड, दुनिया जो है फिर से नई आकार ले रही है। जैसे आप कह सकते हैं कि यूएस सुपर पावर है, रशिया सुपर पावर है, ऐसा नहीं है। अब देखिए रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक लाइक इट्स बीन हैपनिंग। तो ये इस प्रकार से चीजें हैं, इज रीशेपिंग एंड विल नॉट वेट फॉर व्हाट इंडिया बिलीव्स इज गोइंग टू बी इट्स टाइम। और ऐसा ये नहीं माना जा सकता है कि भारत मतलब जिस चीज में विश्वास कर रहा है वही वैसा ही हो रहा है। तो सऊदी पाकिस्तान पैक्ट इज इस्लामाबाद एंड मोर स्पेसिफिकली द पाकिस्तान आर्मी यूजिंग डिस्ट्रप्शंस एंड क्रेवासेस इन ग्लोबल एंड वेस्टर्न ऑर्डर टू इट्स मेरिट। दूसरा अपॉर्चुनिटी है रीशेप कैसे कर सकते हैं कि वर्ल्ड का फंक्शन जो है वो पीछे फिर से उन्हीं शताब्दियों में नहीं जा सकता है, अब एक नए रूप में, नए आगे के युग में नया एक रोल लेगा। तो ऐसे में इंडिया को अपने जो भी स्टेप्स है काफी कैलकुलेट्स करके अपने चीजों को डिस्कस करना होगा और उस पर काफी ज्यादा एक्ट करना होगा। तो ये सऊदी पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की क्या स्ट्रेटेजिक थॉट होनी चाहिए, उनके दोनों के बीच में किस प्रकार का डील है, ये हम देख चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Why India's urban definition is failing its growing town। देखिए ये इस बारे में क्या है, एक्चुअली ये दिखा रहा है कि जो हमारे डेफिनेशन है, किस चीज की डेफिनेशन है भाई, तो जो टाउन की डेफिनेशन है उसके अनुसार जब हम बहुत सारा क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट हमारी हो रही है राज्यों में। जैसे अब ये मान लेते हैं ये शहर है, इसकी एक परिभाषा है, डेफिनेट परिभाषा है, लेकिन और ये गांव के इलाके हैं, इनके जो ये वाले क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र अगर ये क्षेत्र डेवलप हो जा रहे हैं, ठीक है, फिर भी ये इस कैटेगरी को मीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन है ये बिल्कुल टाउन की तरह ही, ये उस टाउन की तरह ही है, लेकिन इसकी कैटेगरी को मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका जो डेवलपमेंट है उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। इनके लिए जो भी स्पेसिफिकेशंस या जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, एमेनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं इस एडिटोरियल के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से, कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है एंड द सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार, यह भी फैक्ट आप याद रखना है, मृत्युंजय कुमार नारायणन, उन्होंने एक आपका
कहा इस बारे में कि एक लेटर था उसमें, इट इज प्रपोज टू रिटेन द सेम डेफिनेशन फॉर अर्बन एरियाज फॉर सेंसस 2027। कहा कि ऐसा प्रपोज है कि जो अर्बन एरियाज की जो डेफिनेशन है, जो हमारी जनगणना 2027 में होने वाली है, उसमें कंपेरेबली वैसा ही होगा। आइए अब हम समझते हैं कि पहले किस प्रकार की जो डेफिनेशन है वो है। In 2011 census, an urban unit was defined as either a statutory town or census town। कहा कि भाई अर्बन एरिया 2011 की जनगणना के अनुसार या तो वो स्टैचुरी टाउन होता है या फिर कैसा होता है, सेंसस टाउन होता है। तो स्टैचुरी टाउन कैसा होता है भाई? एक स्टैचुरी टाउन आर एरियाज दैट आर फॉर्मली नोटिफाइड एज अर्बन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये फैक्ट याद रखना है, बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए भी और यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए भी। यहाँ पे जो हमारे पास ये फैक्ट आ रहा है, ये फैक्ट किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि स्टैचुरी टाउन्स जो हैं आर एरियाज दैट आर फॉर्मली नोटिफाइड एज अर्बन बाय स्टेट गवर्नमेंट। एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं कि ये अर्बन एरिया होगा। उनके पास अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, म्युनिसिपल काउंसिल हो गए, नगर पंचायत हो जाएंगे, और ऑल अदर प्लेसेस दैट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग क्राइटेरिया। दूसरा देखते हैं, और दूसरे ऑल अदर प्लेस, इसके अलावा ऑल अदर प्लेसेस दैट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मिनिमम ऑफ 5,000 पॉपुलेशन होना चाहिए, एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल जो होते हैं वो कहाँ होने चाहिए? मेन वर्किंग पॉपुलेशन होने चाहिए। किस चीज में इंगेज होने चाहिए? इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ लिस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर आर क्लासिफाइड एज सेंसस टाउन। ये हो गया सेंसस टाउन की परिभाषा। तो दोनों हो गए, एक स्टैचुरी टाउन हो गया और एक सेंसस टाउन हो गया। इसके अंदर राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। द सेंसस टाउन रिमेन एडमिनिस्ट्रेटिवली रूरल बट दे फंक्शन लाइक अर्बन एरियाज। यहीं पर यह समस्या है कि ये जो सेंसस टाउन है ये एडमिनिस्ट्रेटिवली रूरल होता है, लेकिन उनके कार्यभार सारी चीजें कैसी होती हैं? अर्बन जैसी होती हैं। ये चीजें हमें समझनी है। लिमिटेशंस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये परिभाषा में समस्या है हमारे पास। इन इंडिया अर्बन लोकल बॉडीज आर more autonomous and have more freedom and control over their finances, while पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अगर हम देखेंगे are limited to implementing centrally designed welfare schemes। है ना? दोनों के बीच में ये देख रहे हैं पैराडॉक्स, एक प्रकार से विरोधाभास है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको ज्यादा स्वायत्ता है, उनके पास ज्यादा आजादी है अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल को लेकर, उस प्रकार से वो एक्सपेंस कर सकते हैं, उनके बजट है। जबकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कह रहा है कि काफी ज्यादा लिमिटेड है अपने सेंट्रली डिजाइंड वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के मामले में। हेंस अर्बन स्टेटस इफ ग्रांटेड टू अ सेटलमेंट वुड इंप्लाई डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। तो इस प्रकार के अगर हम सेंसस टाउन को अगर हम अर्बन एरिया का स्टेटस दे देते हैं, स्टेटस ग्रांट कर देते हैं, तो उस एरिया के डेवलपमेंट को काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। The current definition of urban and rural area is binary that ignores the complex and evolving nature of settlement in India। कि अभी जो परिभाषा है वो बिल्कुल एक तरीके से है कि जो वर्तमान में जो विविध और कॉम्प्लेक्स, जटिल, इवॉल्विंग जो नेचर है हमारे इंडिया में सेटलमेंट का, उसको बिल्कुल इग्नोर करता है। इट फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट द सेटलमेंट दैट फॉल इन द स्पेक्ट्रम बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। इसने दो परिभाषा दे दी कि एक ये रूरल होता है और ये अर्बन होता है। यहां से यहाँ की बाउंड्री अर्बन है, ये रूरल है। इनके बीच वाले जो लोग हैं उनके बारे में ये डिस्कस ही नहीं करता है, जो डेफिनेशन हमारे पास सेंसस के अनुसार है। Rapid urbanization is transforming many villages into towns, both in function and form। कि जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे गांव जो है शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं, चाहे उनके कार्य करने की शैली हो या उनका अपना रूप हो। Yet these of areas often lack formal recognition and remain under rural governance। लेकिन शहरों के रूप में तब्दील हुए इन ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर जो कार्य करने के लिए जो प्रशासन है, जो शासन है, गवर्नेंस चलाई जा रही है, वो उसी रूरल प्रकार से है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। As a result, settlements such as census towns and peri-urban region, despite having dense populations, non-agricultural livelihoods, and urban lifestyle, remain excluded from the urban governance structure and infrastructure provision leading to gaps in planning, services and resource allocation। और इस प्रकार से ये जो है कि जो सेंसस टाउन है, पेरी अर्बन रीजन है, इन सब के बावजूद कि उनकी पॉपुलेशन डेंस है, नॉन एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड है, अर्बन लाइफस्टाइल है, ये सब बाहर होते हैं उस गवर्नेंस के स्ट्रक्चर से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन से, रिसोर्स एलोकेशन से जो शहरी क्षेत्रों के लिए कराई जा रही होती है।
अब यहाँ पर कुछ डेटा है जो आप मेंस के लिए देखो काफी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, जब भी इससे रिलेटेड आएगा तो मेंस के लिए आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। क्या है डेटा देखिए, सेंसस डेटा फ्रॉम 2001 एंड 2011 सो दैट 251 सेंसस टाउन आइडेंटिफाइड इन 2001। 2001 में ऐसा माना गया कि 251 सेंसस टाउन हैं रिमेन्ड अंडर रूरल गवर्नेंस बाय 2011। वहां से यहाँ के बीच में 2001 से 11 के बीच में 251 सेंसस टाउन थे। डिस्पाइट मीटिंग अर्बन क्राइटेरिया, ऐसा ये फैक्ट है कि अर्बन क्राइटेरिया के लिए मीट करने के बावजूद इन्हें अर्बन स्टेटस नहीं दिया गया है, यानी ये क्षेत्र अर्बन के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन इनकी गवर्नेंस उसी रूरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत की जा रही है। एक उदाहरण के तौर पर वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लिया गया है कि वेस्ट बंगाल इलस्ट्रेट दिस गैप, बहुत अच्छे से दिखाता है कि डेटा जो हमारे पास उपलब्ध है 2001 से 2011 के जनगणना के बीच में, वो दिखा रहा है कि जो सेटलमेंट क्लासिफाई किए गए सेंसस टाउन के 2001 में कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय रूरल बॉडीज इवन डिकेड लेटर, 10 साल के बाद भी उन्हीं रूरल लोकल बॉडीज के द्वारा कराए जा रहे हैं। West Bengal experienced the highest increase in the number of census town with 526 new census town identified in 2011। 2011 में नए 526 सेंसस टाउन बन चुके हैं। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से किस इनएडिक्वेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिल रहा है, प्लानिंग नहीं मिल रही है, that is not converted into a statutory town with elected urban local bodies। तो ये समस्या है हमारे पास इस इंडियन अर्बन डेफिनेशन में, क्या कमियां हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, इम्प्लीकेशंस क्या है इसके भाई, क्या क्या इसके हमारे इफेक्ट होगा, किस प्रकार से हमें काम करना होगा। तो ये इसमें दे रहा है कि एक जर्नल में पब्लिश हुआ पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट में, जिसमें उसने बात की कि द स्टडी शोज दैट रिलाइंग सोनली ऑन नैरो फ्रेमवर्क सच एज पॉपुलेशन साइज अबव 5000 एंड द परसेंटेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कर कैन रिजल्ट इन सब्सटेंशियल अंडर काउंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ये समझा रहा है हमें कि जो अर्बन की जो डेफिनेशन हम तय कर रहे हैं जिस क्राइटेरिया के अनुसार कि इतनी जनसंख्या अगर नॉन एग्रीकल्चर में काम कर रही है, इतना परसेंट यहाँ रह रहा है, और ये सब जो डेफिनेशन के लिए क्राइटेरिया हम बना रहे हैं ये सही नहीं होगा किसी एक इट्स ए ब्रॉडर टर्म, एक इवॉल्विंग टर्म के लिए। Depending on the density of threshold using India's urban population in 2011 could be 35 to 57, higher than official 31%। तो ये हमें ये बात समझा रही है। ठीक है, hence retaining the outdated definition of rural in 2027 census risk misclassifying millions, undercounting urbanized areas and excluding rapidly growing settlements from appropriate governance and services। तो ये सब कह रहा है कि इस प्रकार से हमें ये देखना है कि जो आउटडेटेड डेफिनेशन हम अर्बन एरियाज के लिए डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमें फिर से एड ऑन करना होगा, हमें अमेंड करना होगा उनके डेफिनेशंस को, उनमें रिफॉर्म लाने होंगे जो हमारे इवॉल्विंग, हमारे कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट्स को क्या करे, मीट करे और उनमें डेवलपमेंट के लिए आगे काम करे। तो ये हमारा दूसरा रहा। आइए आगे करंट अफेयर को देखते हैं कि पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से दागी गई अग्नि प्राइम मिसाइल। तो ये हमने देखा कि अग्नि जो प्राइम मिसाइल है वो पहली बार रेल बेस्ड है, रेल से उसे फायर किया गया है। ठीक है, क्या है भाई, अग्नि प्राइम मिसाइल 1500 से 30,000 किलोग्राम तक विस्फोट ले जाने में सक्षम है। 2 स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलने वाली यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल से उड़ती है। अग्नि सीरीज की अन्य मिसाइलों से ये हल्की है, अंधकार, धुंध और कम दृश्यता वाले स्थानों से भी लॉन्च संभव है। अब इसमें यह माना गया कि भाई आखिर रेल को क्यों पकड़ा गया, रेल के द्वारा कैसे इसे लॉन्च किया गया, जैसा कि हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो देखिए, रक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है। अब भारत उन देशों के साथ शामिल हो गया है जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है, जो रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। देखिए, अगर सड़कों पे होती तो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क जो है वो काफी ज्यादा क्या है, एक फिक्स्ड है, एक लिमिटेड है। ठीक है, रेल के कारण क्या हो जाएगा, हमारा नेटवर्क काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब केवल अमेरिका, रूस, चीन, उत्तर कोरिया के पास ही यह क्षमता थी, अब हम भारत भी उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास ये कैपेसिटी है। इस परीक्षण ने आत्मनिर्भर भारत का घोष एक बार फिर बुलंद किया है, क्योंकि मिसाइल पूर्णतः स्वदेशी है अग्नि प्राइम। ये सब हमने देखा कहां से हुआ है, तो उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में यह परीक्षण किया गया, जहां देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अहम साबित होगा। ये मध्यम दूरी की अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया, ये सब हमने देखा। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया नीड्स अ प्लान।
अब इसमें हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। ये है एक्चुअली हमारा रिसेंटली अभी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीट हुई या डब्ल्यूटीओ के बारे में जो बात हुई उसके बारे में है। In a move that implications for corridors of global trade, China has announced during a UN General Assembly event that it will no longer seek a special and differentially treatment in future WTO negotiation. यानी चाइना ने ये कहा रिसेंटली किसमें, यूएन जनरल असेंबली के मीट में, कि वो अब एसडीटी जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो होता था, ठीक है, उसके बारे में कहा कि वो अब इसको यूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। क्या कह रहा है कि दिस कंसेशन व्हाइल प्रिजर्विंग चाइना सेल्फ डिक्लेयर्ड डेवलपिंग country status and all existing perks such as lenient subsidy cap and phased implementation of agreements is a tactical retreat amid escalating US tariff pressure and long-standing US objection to the practice. अब देखो, पहले इसमें हम एक चीज ये समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, एसडीटी है ना, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या है। अब ये डब्ल्यूटीओ का प्रोविजन है, क्या है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को, ये डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशल राइट्स देता है, जो अलाउ करता है, वो उन्हें कुछ अलाउ करता है, कुछ राइट्स देता है, किस बारे में, कि वो मोर डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, कि वो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ फेवरेबली ट्रेड करें। ये इसके अंदर रहता है। अब आइए आगे देखते हैं। While WTO lauded it as a breakthrough for reform, skeptics see it as symbolic window dressing, allowing China to deflect criticism without dismantling its agriculture and industrial advantage. जैसे अब अलग अलग तर्क है कि चाइना का ये स्टेप है, WTO की तरफ से काफी प्रशंसा की गई कि ये ब्रेक थ्रू है, रिफॉर्म करने के लिए काफी अच्छा स्टेप है कि एक चाइना जैसी कंट्री ने इस जो कि डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस लेने के बावजूद उसने कहा कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन वो किया जा रहा है। So for India, this development is harbinger of intensified scrutiny. जैसा कि अभी देखा हमने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज जस्ट अनाउंस अ फ्रेश salvo of 100% tariff on branded and patented pharmaceutical product and also an announced broader tariff on furniture, kitchen cabinets and trucks. As one of the largest economies in the world, there already are demands for India to shed its developing nation आर्मर, है ना, कि अब बहुत सारे कंट्रीज का ये डिमांड है कि भाई ये अपना जो डेवलपिंग नेशन का जो टैग है उसको अब हटाओ, क्योंकि उसके कारण इंडिया को बहुत सारी क्या हो रहे हैं उसमें है, थोड़ी छूट मिली हुई है। इंडिया ट्रेजेक्टरी टुवर्ड बिकमिंग एन इवन लार्जर इकोनॉमी विल ओनली एम्पलीफाई दिस प्रेशर। और इंडिया का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या लार्जर इकोनॉमी बनने का जो भी एक इवेंट ड्रीम और जो हमारा टारगेट है, वो इस प्रकार से इनके द्वारा प्रेशर और क्या करेगा, बढ़ाएगा। Yet this accent clashes with India's reliance on SDT, a cornerstone since 1995 WTO accession. अब देखते हैं कि 1995 में जो WTO की मीट हुई वहां पर इस SDT के बारे में डिस्कस किया गया कि स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि ये सारी चीजें हुई, जहां एसडीटी क्या ग्रांट करता है कि फ्लेक्सिबिलिटीज लाइक काफी ज्यादा हायर टैरिफ्स होंगे, एक्सटेंडेड कंप्लायंस पीरियड होगा, कि जो कंप्लायंस पीरियड जो भी होंगे वो थोड़ा अधिक होगा, इसेंशियल फॉर essential for shielding vulnerable populations होंगे in a nation where per capita income ranks 136 globally, यानी भारत के बारे में ये बात कर रहा है। तो मैं अब कह रहा है कि at the heart of debate lies agriculture employing around half of India's workforce, कि इंडिया का अभी भी जो half of workforce है वो एग्रीकल्चर में employed है, and underpinning the food security of 1.4 billion people.
अंडर द WTO's एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज आर बॉक्स्ड, अलग अलग तरीके से बॉक्स्ड करते हैं। जैसे एक हमने देखा है क्या होता है, एम्बर बॉक्स होता है, एक क्या होता है, ग्रीन बॉक्स होता है, और एक क्या होता है, रेड बॉक्स होता है। ये 3 टाइप के WTO में बॉक्स होते हैं। इंडिया को कहाँ किस चीज में रखा गया है, एम्बर बॉक्स में। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। उस अलग अलग क्राइटेरिया में हम देखेंगे कि जो एम्बर बॉक्स है क्या है, ये क्लासिफिकेशन है डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल सपोर्ट मेजर का, जिनके अंदर हम जैसे इनपुट सब्सिडीज करते हैं, चाहे वो सीड्स के लिए या फर्टिलाइजर्स के लिए, या प्राइस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा हम करते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन को क्या करता है, हेल्प करता है, डिस्टॉर्ट करता है, एंड देन ट्रेड बाय मेकिंग अ कंट्रीज प्रोडक्टिव आर्टिफिशियली चीपर, कि हमारा जो प्रोडक्टिव है, इनपुट कॉस्ट है, वो कम से कम में फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास मिले। इंडिया को ये वाला कैटेगरी है हमारे पास। The trade distorted amber box is capped at 10% of production value for developing countries versus 5% for developed ones, है ना। तो डेवलप्ड के लिए 5% ही है वो कैटेगरी, डेवलपिंग के लिए 10% है, तो इंडिया इज अंडर दैट कैटेगरी। और ये माना जाता है कि बाहर देशों के द्वारा, जैसे यूएस वगैरह के द्वारा, ये हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि आप इस डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस का जो आमर है वो हटाएं। तो ये इंडिया को फायदा है। जैसे इंडिया बहुत सारा MSP देता है, PDS के माध्यम से ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इन सब की चर्चाएं काफी ज्यादा WTO के उस मीट में कराई जाती हैं। इंडिया का ऐसा माना जाता है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया फेस कोर्स ग्रेजुएशन फ्रॉम डेवलपिंग स्टेटस, द इम्प्लीकेशन आर डायर, लाइक जैसे हम देखते हैं सब्सिडीज स्लैश कर दी जाएगी, 20-30% कर दिया जाएगा। जैसे हमारा माल न्यूट्रिशन काफी ज्यादा है, और चाइल्ड न्यूट्रिशन अंडर 5 जो भी है वो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हमने देखा है वो। रिसेंट WTO डिस्प्यूट लाइक 2023 की जो शुगर सब्सिडी पैनल थी, उसने उसके वल्नरेबिलिटी को दिखाया। इंडिया ने पेनाल्टीज जो भी थी SDT के अंदर, जो इस स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के माध्यम से वो देखा। तो ये सब हमने देखा है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। अब आगे देखिए यहाँ क्या दे रहा है कि डेवलप्ड नेशंस डॉलिंग आउट $850 बिलियन इन ग्लोबल फार्म सब्सिडी इन 2023 पर OECD एस्टिमेट्स के माध्यम से हिपोक्रिटिकली टारगेट्स इंडियाज प्रोग्राम्स व्हाइल प्रोटेक्टिंग देयर ओन थ्रू ग्रीन बॉक्स, लूप होल्स फॉर रिसर्च एंड एनवायरमेंटल एड। जैसे भी आप इकोनॉमिक्स में WTO के बारे में पढ़ेंगे, पीस क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो देखेंगे जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वो अपनी फार्म सब्सिडीज को काफी ज्यादा बचा रहे होते हैं, और जबकि डेवलपिंग कंट्री ग्रीन बॉक्स के अंदर रख के, और जबकि ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज जो भी हैं, उनके ऊपर जो कंट्रीज अपने फार्मर्स को, प्रोडक्ट्स को और चीपर बनाने के लिए, उनको इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए जो भी सब्सिडीज दे रही होती है, उस सब्सिडीज का ये विरोध कर रहे होते हैं, ठीक है। इफ इंडिया फेसेस कोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस, ये जो हमने पढ़ा, तो ये सारी चीजें होंगी। इंडिया का जो सर्विस का डोमिनेंस है वो भी है 55% ऑफ GDP ऑफ अ लिवरेज। डोमेस्टिकली जो फॉर्म्स हमने लाए, जैसे DBT हुआ, जो 90% फर्टिलाइजर सब्सिडीज के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने करके उसे ये किया। स्पेशली द फॉलोइंग कैन हेल्प इंडिया बैलेंसेस प्रायोरिटीज एंड इंश्योर प्रैग्मेटिक पिवट। तो ये अलग अलग जो हमारी मीट हुई, जैसे बाली के अंदर मिनिस्टीरियल इंटरिम जो मीट हुई थी G33 कोalition को एक्सटेंड करके, उसमें पीस क्लॉज को साइन किया गया। उसके अंदर ये कहा गया कि ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग बियॉन्ड 2023 शील्डिंग MSP एंड PDS फ्रॉम WTO डिस्प्यूट्स अंटिल 2030, 2030 तक हमारे पास इसको शील्ड कर दिया गया कि हम MSP PDS को ये हम यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर से WTO का मीट होगा, और फिर इन पर आगे चर्चाएं की जाएंगी कि क्या ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज को MSP और PDS को जारी रखने देना चाहिए कि नहीं। This can be tied to demands for developed nations to eliminate export subsidies as placed in 2005 at Hong Kong. It can look to transition input subsidies from to green box measure like research, extension services and climate resilient crops. इन सारे के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इंडिया दिस अलाइंस विद WTO rules as green box subsidies जो है वो exempt होते हैं from caps and support India's 2040 net zero goals. It can also advocate for updating जो agreement on agriculture है, references उनमें reflect करेगा हमारे market prices के लिए। दूसरा है कि इंडिया को जो है ज्वाइन करना चाहिए प्लूरिलेटरल ई-कॉमर्स टॉक्स के द्वारा, जो अलग अलग जो हमने खुद तैयार किया है, ऑफरिंग कमिटमेंट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज।
जैसे जिसके बारे में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ये ONDC, जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में हमने बात किया कि इंडिया को इसको प्रमोट करना चाहिए और इस पर काफी ज्यादा काम करना चाहिए। जो हमारे पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने की कैसे बात की जानी चाहिए। इंडिया हमेशा से इस बारे में बात कर रहा है कि जो भी हमारे पास फार्मर्स के या इंडिया के अंदर जो भी डेटा जनरेट हो रहा है और जो यहाँ के लोगों का डेटा है उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसको कैसे सेफ रखा जाए। It should propose tiered data regulation in WTO talk, allowing developing nation longer transition period to comply with global standards. तो इन सारे के बारे में हमें बात करनी है। तीसरा दे रहा है कि इंडिया should phase out non-essential SDT in sector that are non-core and gradually reduce tariff production over a decade. इसमें इंडिया की तरफ से ये राह दी जा रही है कि भारत को फेज आउट कर कर धीरे धीरे जो नॉन इसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके अंदर एसडीटी को छोड़ देना चाहिए, धीरे धीरे कम कर देना चाहिए अपने टैरिफ्स को, टू गेन मार्केट एक्सेस अक्रॉस जियोग्राफीज और इन एरियाज वेयर इंडिया एक्सपोर्ट फेस ड्यूटीज। उन सारे क्षेत्रों में इंडिया आगे अच्छा कर सकता है। इट मस्ट ऑल्सो सिक्योर एसडीटी एग्जेम्पशन फॉर वल्नरेबल सेगमेंट। इट शुड बी ग्रीन बॉक्स फंड, इट शुड यूज ग्रीन बॉक्स फंड टू इनहांस प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज। तो ये सब जो चीजें हैं आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा सजेशन में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके आप जो देख रहे हो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग में एज अ सजेशन काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ फोर्थ हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या है इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर? इंडिया मस्ट मेंटेन कंपल्सरी लाइसेंसिंग एंड पेटेंट ऑपोजिशन प्रोविजंस अंडर ट्रिप्स आर्टिकल 31, साइटिंग पब्लिक हेल्थ नीड फॉर 1.4 बिलियन पीपल एज अफर्म्ड इन 2001 दोहा डिक्लेरेशन। तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इट शुड ऑफर फेज्ड अलाइनमेंट विद स्ट्रिक्टर आईपी रूल्स इन नॉन क्रिटिकल सेक्टर टू सिक्योर कंसेशन इन अदर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ। ये सब है। Lastly, India should be propose a tiered steady framework based on per capita GDP और sectoral competitiveness, allowing India to retain agricultural protection. कि भारत को अपने agricultural protection को retain करने के लिए इन सब पर काम करना होगा। tiered रूप में जो अलग स्तर पर जो एक propose SDT framework करना होगा कि इनमें कैसे कर सकते हैं, per capita GDP पर sectoral competitiveness को कैसे बढ़ावा जाए, उस पर काम करना चाहिए। Unlike China's state-driven economy, India's democratic constraint limit rapid SDT अबेंडनमेंट। कह रहा है कि चाइना की जो स्टेट ड्रिवन इकोनॉमी, जैसे उसने एक सेशन में आकर कह दिया कि विल नॉट बी यूजिंग दिस, ऐसा नहीं होगा। इंडिया के लिए ये कंस्ट्रेंट्स है, बाधा है कि वो डेमोक्रेसी के रूप में किस प्रकार से उसको धीरे धीरे कम कर सकता है डेमोक्रेटिकली। बाय प्रायोरिटाइजिंग फूड सिक्योरिटी, लिवरेजिंग ई कॉमर्स स्ट्रेंथ एंड ट्रेडिंग नॉन कोर एसडीटी, इंडिया कैन मूव फॉरवर्ड while protecting vulnerable sections. Proactive steps and advocacy will position India as middle power, shaping a WTO that balances growth with equity. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो एडिटोरियल था इस WTO में रिफॉर्म, इंडिया के स्टेप्स, अभी करंट में क्या हुआ, इनके बारे में था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियोस में जो हमारे करंट अफेयर सेक्शन का वीकली होगा उसमें हम आगे ये कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।